नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 पॉसिबल वेरिएशन यानी 14 ब्रेवियस लैटिसेस के बारे में पढ़े थे। उसमें हमने देखा कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें एक क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो आज हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो कि क्यूबिक यूनिट सेल से बना हुआ है और वहाँ 3 वेरिएशन पॉसिबल था। प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस यानी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल से बना हुआ है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से बना हुआ है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से बना हुआ है। तो ये जो 3 प्रकार के जो क्यूबिक यूनिट सेल हैं इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कितनी संख्या है उसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, जिसको हम लोग सेल कंटेंट भी कहते हैं और इसको हम जेड से कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर क्यूबिक यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को कुछ नियम याद रखना पड़ता है। इसमें पहला नियम है कि अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर है तो 8 नेबरिंग यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होगा। अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर है, अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर है तो 8 नेबरिंग यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होगा। तो मान लीजिए कि यही कॉर्नर है जिस पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण मौजूद है और ऐसा 8 यूनिट सेल से ये जुड़ा हुआ है। तो इस यूनिट सेल में इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना हिस्सा आएगा? तो आप लोगों ने सही बोला कि कितना आएगा, 1/8 यानी कोने का प्रत्येक अवयवी कण 8 निकटवर्ती यूनिट सेल के मध्य सहभाजित होता है, डिवाइड होता है। इसीलिए वास्तव में एक अवयवी कण का केवल 8वां हिस्सा एक खास यूनिट सेल के अंतर्गत आता है। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर है, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर हैं, मौजूद है बॉडी सेंटर पर, तो ये किसी दूसरी नेबरिंग यूनिट सेल के बीच शेयर नहीं होगा। यानी अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर पर है तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी दूसरे यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा। इसके मतलब ये पूर्णतया जिस यूनिट सेल के सेंटर पर मौजूद है उस यूनिट सेल के अंतर्गत काउंट होगा। अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के फेस सेंटर पर है यानी फलक के केंद्र पर है तो 2 नेबरिंग यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होता है, संभाजित होता है। इसीलिए उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का
केवल आधा भाग यानी 1/2 भाग एक यूनिट सेल का, एक विशिष्ट यूनिट सेल का होता है। जैसे देखिए कि ये एक यूनिट सेल है और इसके फेस के सेंटर में ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है दो नेबरिंग यूनिट सेल के बीच, दो नेबरिंग क्यूबिक यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होगा, यानी इसका 1/2 पार्ट जो है एक यूनिट सेल के अंतर्गत आएगा, यानी एक यूनिट सेल के में इसको अगर काउंट करेंगे तो इसका 1/2 पार्ट ही काउंट करेंगे। अब अगर आप ये 3 नियम को समझ लेते हैं, अगर हम लोग ये 3 नियम को समझ लेते हैं तो आसानी से नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर क्यूबिक यूनिट सेल कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग इस नियम के मदद के द्वारा नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर क्यूबिक यूनिट सेल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें पहला है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी Z फॉर सिंपल, या इसी को कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक को शॉर्ट में SC लिखा जाता है। तो जैसा आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कोनों पर पाया जाता है, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि कोनों पर मौजूद अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पर पाया जाता है और क्यूब में 8 कॉर्नर होता है। एक ये कॉर्नर है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। कितना कॉर्नर हुआ? 8 कॉर्नर हुआ। और प्रत्येक कॉर्नर पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है 8 नेबरिंग यूनिट सेल के बीच शेयर्ड है। इसीलिए एक यूनिट से क्यूबिक यूनिट सेल में उसका 1/8 पार्ट आता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1/8 इंटू 8, तो 8 से 8 1 टाइम कट गया, इसीलिए 1 इंटू 1 1 आया। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा पर यूनिट सेल 1 होगा। अब अगर हम Z फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को शॉर्ट में बोला जाता है BCC यूनिट सेल। B से हुआ बॉडी, इस C से हुआ सेंटर्ड और इस C से हुआ क्यूबिक।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावे बॉडी के सेंटर में होता है, और जो बॉडी के सेंटर में होता है वो दूसरे यूनिट सेल के बीच शेयर्ड नहीं होता है, नेबरिंग यूनिट सेल के बीच शेयर्ड नहीं होता है। वो जिस यूनिट सेल के सेंटर में रहेगा उसका संपूर्ण भाग उसी यूनिट सेल के साथ काउंट होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको 1/8 इंटू कोनों पर मौजूद अवयवी कणों की संख्या, प्लस 1 इंटू अंतः केंद्र पर यानी बॉडी सेंटर पर मौजूद अवयवी कणों की संख्या, तो कॉर्नर यहाँ 8 है तो हो गया आपका 1/8 इंटू 8 और प्लस एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर है तो 1 इंटू 1। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, यानी नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल 2 होगा। अब हम लोग जो तीसरा देखने जा रहे हैं, जेड फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जेड फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जेड फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक को बच्चों शॉर्ट में FCC कहा जाता है। F से फेस, C से सेंटर, C से क्यूबिक। जैसा कि आपको पिछले क्लास में हमने बतलाया है कि फेस सेंटर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर में एक एक होता है, यानी कॉर्नर के अलावा एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रत्येक फेस के सेंटर में होता है। और क्यूब जो है, घन है, उसमें 6 फेस होता है, जो आप लूडो के पासा देख ही रहे हैं, वही जो है क्यूब है, इसमें 6 फेस होता है। ये दोनों अपोजिट फेस है, ये दोनों अपोजिट फेस, ये दोनों, एक ये और एक पीछे है जो आपको दिख नहीं रहा है। जैसे बताए थे कि लूडो के पासा जब आप देखेंगे तो आपको 5 फेस ही दिखाई देगा। एक जो फेस जो बोर्ड पर होता है, लूडो का जो बोर्ड होता है उस पर, वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ भी ये होता है। और मैंने बतलाया है कि जो फेस के सेंटर पर जो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो 2 नेबरिंग यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होता है, इसीलिए एक यूनिट सेल में उसका केवल 1/2 पार्ट आता है। तो कॉर्नर पर जो है उसके बारे में तो हम जान चुके हैं कि 8 यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होता है, और जो फेस के सेंटर में है वो शेयर्ड होगा 2 यूनिट सेल के बीच। तो यहाँ लिख लेंगे फलकों के केंद्र पर मौजूद अवयवी कणों की संख्या, मौजूद अवयवी
कणों की संख्या। तो यहाँ आपका कितना फेस है, 6 है, कॉर्नर कितना है 8, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, 8 से 8 1 टाइम में डिवाइड हो गया, 2 से 6 काटेंगे 3 टाइम्स, तो 1 + 3 4, यानी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल 4 होगा। तो क्यूबिक यूनिट सेल में मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के, माने क्यूबिक लैटिस में मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि चौथा भी माने मिल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम लोग देख ले Z फॉर एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें ऐसे तो कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेस के सेंटर में होता है, लेकिन जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से कीजिएगा, 1/8 इंटू कोनों पर मौजूद अवयवी कणों की संख्या प्लस 1/4 इंटू अंत केंद्र पर मौजूद अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो जैसा कि आपको पता है कि जो क्यूब होता है उसमें जो एंड होता है वो 12 होता है, तो हो गया 1/8 इंटू 8 प्लस 1/4 इंटू 12, तो 4 × 12 और 8 को 8 से काटेंगे तो 1, तो 1 + 3 यानी 4, दैट इज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज ऑल्सो 4, यानी Z का मान जो होगा इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए भी 4 होगा। ऐसे बच्चों जो सेल कंटेंट पूछा जाता है या हम लोग को जानना है मुख्य रूप से यही है, लेकिन आपके सिलेबस में थोड़ा सा SCP के बारे में भी चर्चा किया गया है। Z फॉर SCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर SCP यूनिट सेल। तो जो SCP यूनिट सेल होता है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों पर, फेस के सेंटर पर और एंड के सेंटर पर मौजूद होता है। तो कह रहे थे बच्चों कि जो SCP यूनिट सेल होता है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके कॉर्नर यानी कोनों पर, फेस सेंटर फलक केंद्रों पर और एंड सेंटर अंत केंद्रों पर मौजूद होता है। इसमें जो कॉर्नर है उसकी संख्या 12 होता है, फेस 2 होता है और जो एंड होता है वो 9 होता है।
जो कॉर्नर पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो 6 नेबरिंग यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होता है। फेस के सेंटर पर जो होता है वो 2 नेबरिंग यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होता है, और जो एंड के सेंटर पर होता है वो 3 नेबरिंग यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होता है। इसीलिए यहाँ हम लोग 1/6 × 12 किए हैं प्लस 1/2 × 2 किए हैं जो कि फेस के सेंटर पर है, और 1/3 × 9 यानी 9 जो है वो एंड सेंटर है। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 6 आएगा, यानी नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर SCP यूनिट सेल 6 होगा। Z का वैल्यू जो है SCP यूनिट सेल के लिए वो 6 होता है। अब हम लोग बच्चों जो अभी हम लोग पढ़ें और जो पिछले क्लास में पढ़े थे उस पर आधारित कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं जो कि इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर सही बतलाइएगा और हम भी इसमें आपको जहां दिक्कत होगी सहयोग करेंगे। तो बच्चों हम लोग का पहला सवाल है कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि क्रिस्टल लैटिस के जो प्रत्येक बिंदु है उसको हम लोग लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट कहते हैं। इसी को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। और ये जो लैटिस पॉइंट है, प्रत्येक लैटिस पॉइंट एक अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को दर्शाता है। यानी ये जो है एक अवयवी कण को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को दर्शाता है। तो बच्चों आपका सवाल था कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस का जो प्रत्येक पॉइंट होता है जो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और उसी पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। यानी क्रिस्टल लैटिस के प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक पॉइंट के द्वारा निरूपित किया जाता है। उस पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु कहते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो बच्चों हम लोग का सवाल जो है, एकक कोष्ठका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि जो यूनिट सेल होता है एकक कोष्ठका जो होता है उसको हम लोग 6 पैरामीटर के द्वारा दर्शाते हैं, जिसमें 3 होता है एक्सियल डिस्टेंस और 3 होता है एक्सियल एंगल्स। जो एक्सियल डिस्टेंस है 3, उसको हम लोग दर्शाते हैं AB
और C, और जो एक्सियल एंगल्स है जिसको हम लोग दर्शाते हैं अल्फा, बीटा और गामा से, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि A और B के बीच जो एक्सियल एंगल होता है उसको गामा कहते हैं, B और C के बीच जो एक्सियल एंगल होता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं, और A और C के बीच जो एक्सियल एंगल होता है उसको हम लोग बीटा कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 एक्सियल एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा है, और 3 एक्सियल डिस्टेंस A, B, C है। ये जो आपका जो 3 एक्सियल डिस्टेंस और 3 जो एक्सियल एंगल्स है, इसको हम यूनिट सेल का पैरामीटर्स कहते हैं। ये जो है 6 पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, यानी 3 एक्सियल डिस्टेंस और 3 एक्सियल एंगल्स जो है एक यूनिट सेल का 6 पैरामीटर्स है। आपका सवाल यही था कि यूनिट सेल को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। तो यूनिट सेल का अभिलक्षणित करने वाले जो पैरामीटर्स है 3 एक्सियल डिस्टेंस A, B, C और 3 एक्सियल एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा। तो आप लोग बच्चों इस सवाल को ठीक से समझे होंगे। इसके आगे और भी कुछ सवाल है जिसको आप लोग हल करेंगे, और उसको हल करने में हम भी आपका मदद करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।